हैं भैया। हाय, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताइए। ठीक है, एकदम भाई को देखकर बिल्कुल मस्त है। क्या इट्स बात है, आवर देश मोस्ट देश अवेटेड की मतलब इंटरव्यू। कि किस मोस्ट स्टेज पर अवेटेड। हम जीते। श्री कृष्णा मानव शक्ति केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं डॉक्टर राज फंडन, और जिनको दुनिया साइकिल बाबा के नाम से जानती है। आपका हार्दिक स्वागत डॉक्टर राज। थैंक यू सो मच भैया। आप कैसे हैं आज सब? हाँ, बिल्कुल आपके सभी एकदम अच्छे दर्शकों को हैं। भाई को मेरी देखकर तरफ बिल्कुल। से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत प्रणाम और बहुत 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 चढ़ती बस कला यही जी। ये प्यार हम सदा से पाते हैं। ये हंसमुख चेहरा, इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को आज जानेंगे कि एक डॉक्टर कैसे साइकिल बाबा बन गया। तो श्योर। उस यात्रा में कहीं ना कहीं हमने उस यात्रा को आपके साथ देखा है, और आज इसके माध्यम से सब लोग जानना चाहेंगे। जी जी। तो आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर राज। मैं बेसिकली भुन्ना एक छोटा-सा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद, हरियाणा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और बस 2016 में एक विचार आया था मन में कि साइकिल से पूरी दुनिया का भ्रमण करूँ, और उस विचार में अपने दोस्तों से शेयर किया और 1 हफ्ते में हम निकल गए। और भ्रमण करते-करते 90-92 कंट्रीज़ होगी हमने ट्रैवल किया। एक पर्यावरण का संदेश पूरी दुनिया में, एक वासुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो निकले थे। तो उसका आनंद लेते हुए अभी बस जस्ट आप लोगों से मिलना हुआ, वार्तालाप हुई, और ना कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना है, बस हमें तो यूँ ही चले जाना है। चले जाना है। ठीक है। जी। अपने आप को भारतीय हम पाते हैं आपको एक भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में, भारत के ब्रांड एम्बेसडर। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीवन के लिए, राज हुँ, भाई। और हम कहेंगे राज, अगर आप डॉक्टर राज की कहानी सुनेंगे तो आप पाएंगे एक जिंदा दिली की मिसाल है। जिंदा दिल इंसान है। आपने साहस नहीं, दुस्साहस किया है। क्योंकि दुस्साहसियों ने ही दुनिया को जीता है। तो आपने पैरों से दुनिया को नाप डाला। तो उस कहानी की तरफ जाने से पूर्व हम आपके बैकग्राउंड और पारिवारिक स्थिति के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि जी, डालना जी, जी। चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी उम्र करीब 45 साल के आस-पास है, और मैं जैसे आपको बताया कि भुन्ना के पास में एक गाँव है, डानी भोजराज, डानी सांचला, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी एक बैंक में क्लर्क की जॉब करते थे। उनके साथ में घर से शाम को सुबह आ जाता था, शाम तक स्कूल में पढ़-पढ़ा के वापस चला जाता था। 6th क्लास में एक बहुत ही प्यारे से स्कूल में दाखिला हुआ, और 12वीं तक हम वहाँ रहे। नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसने कि मेरी ज़िंदगी को काफ़ी कुछ आज जो मैं कर पा रहा हूँ, उसी स्कूल की वजह से, उसी एक्सपीरियंस की वजह से शायद मैं कर पा रहा हूँ। और बस वहाँ से +2 की, उसके बाद में ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर एक हॉस्पिटल किया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा, तो उसके बाद एक हॉस्पिटल किया, वो चलाया 10-12 साल। बीच में ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव काफ़ी आए, फैमिली के उतार-चढ़ाव काफ़ी आए। तो बस यूँ ही चलते-चलते उन उतार-चढ़ाव में कहीं न कहीं हम किसी चीज़ के शिकार हो गए, नशे के और के। फिर कहा कि नहीं, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, और हम निकल पड़े अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, ये लोगों को एक संदेश देने के लिए। और बस संदेश आज 7 साल हो गए हमें निकले हुए। सितंबर 2016 में निकले थे, अभी जून तो गई, तो जुलाई, अगस्त 2-2 महीने रहते हैं, 7 साल कंप्लीट हो जाएँगे। आप इस दौरान आप कह रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, कि डिप्रेशन में चले गए थे। बिल्कुल, पारिवारिक कह सकते हैं आप, समस्या में बिल्कुल। कारण उससे कैसे जी, निकले। और जो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मोटिवेट बनता है, क्योंकि जब जीवन के प्रेरणा स्रोत आगे बैठे हो तो वो चीज़ बेहतर ढंग से जानते हैं। देखिए, लाइफ़ है, लाइफ़ मुझे नवोदय ने बहुत कुछ सिखाया। हम उस दौर में रहे, जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम जो आर्मी वाला कंबल नीचे बिछा के उस पे पानी डाल के और उसकी छत पे सो जाया करते थे। इनोवेशन तो वहाँ से है। हाँ, वो वहाँ से जो चीज़ मिली थी, वो चीज़ शायद आज भी काम आ रही है। और वो मोटिवेशन वहाँ पे जब बोलने की पावर मिली थी, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने की पावर,
गिर के उठने की पावर जो थी, बीमार हो जाते थे 2-3 दिन तक कोई संभालता नहीं था तो भी उठ जाते थे। तो वो गिर के उठने की पावर जो है मुझे नवोदय से मिली है, मैं ये कह सकता हूँ। और वही मोटिवेशन मैं कहूँगा कि आज के दिन हर इंसान को ज़रूरी भी है, कि गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना इंसान गिरता रहता है, पर गिर के उठता है ना, तो वो निखर के उठता है। तो गिरो और ऐसा ना हो कि गिर के उठ ना पाओ। उठो और फिर लड़ो, फिर गिरो तो फिर गिरो, फिर उठो, फिर लड़ो और फिर ज़िंदगी का जो मज़ा आएगा, वो एक्सपीरियंस आएगा, वो आप शेयर नहीं कर सकते शब्दों में। हाँ, इसमें बिल्कुल आपकी कहानी यही कह रही है कि आप गिरे, फिर उठे, गिरे फिर उठे, गिरे और उठे, और अब ऐसे उठे कि अब उड़े। ये हमारे लिए गर्व का विषय है भाई राज। क्योंकि नए की खोज में आपने नए का निर्माण कर दिया। जब आप चले थे आपको नहीं पता था कितना कारवां जुड़ना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने जो एक पौधा लगाया है वो इंडिया में नहीं लगाया। आप अपने आप पर जिंदगी का एक गर्व करोगे कि मैंने इतने देशों के अंदर पौधे लगाए हैं। जिस भी बिल्कुल देश में सर। जाओगे वो ऑक्सीजन आपके नाम की वहां वो देते मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं देश पूरी दुनिया, पूरी धरती का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ अपने हाथों से पौधा ना लगा होगा। खुदा ने लगाया हो। वो बस वो एक एम बना लिया अब हमने, वो इस एम के भरोसे ही चलते जा रहे हैं। तो उस एम का काफ़ी कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। हो सकता है कुछ पौधे जल जाएँ और कुछ बड़े पेड़ बन जाएँ। पेड़ बन तो जाए। अब वो पेड़ की छाँव में कभी भी कोई बैठेगा तो कोई बताएगा कि हाँ, ये इंडिया से कोई आया था, उसने लगाया था। तो वो वासुदेव कुटुम्बकम वाली वार्तालाप को भी हम पूरा। तो भारतीय संस्कृति साथ साथ रहेगी, इस खून के अंदर जी, है जी, भारतीय संस्कृति। उसके ध्वजवाहक बनकर चलते हैं तो शायद गर्व से हम हमारा सीना भी फूलता है। जी, आप जी, जी। पहले से काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल। तो आप एक बार उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गए थे। 2006 में जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसके बाद में मैं थोड़ा एनजीओज़ से जुड़ा, काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा, भारत विकास परिषद, इंटरनेशनल एनजीओज़ लाइक लायंस क्लब इंटरनेशनल और ये वो। तो 2008 में सडनली आई लॉस्ट माय वाइफ, सो आफ्टर दैट मैंने और ज़्यादा मैं जुड़ गया था सामाजिक कार्यों में। उसके बाद में चलते-चलते मज़ा भी आ रहा था उन काम को करने में ना, जब आप बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी सोच के सामाजिक कार्य करते हो ना, तो उसमें एक अलग मज़ा आता है। जब आपको दिखता है कि मेरा नाम होगा, ये होगा और फिर आप जो काम करते हो ना, उसमें वो मज़ा नहीं आता, जो क्या आप नहीं बिना आता। सोच, बिना प्रॉफ़िट के सोच के साथ में काम करते हो, उसमें मज़ा आता है। तो उस मज़े के लेते-लेते बस पता नहीं हमारी किस्मत में क्या था कि एक डिप्रेशन का शिकार हुए, फैमिली में काफ़ी कुछ उतार-चढ़ाव हुए और बस चलते रहे। और वो जो नींव रखी गई थी जो 2008 के बाद में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और 2016 में ये काम करने का मौका मिल गया। ओके। अब आपने यात्रा शुरू 2000 सितंबर 2016 में शुरू की है यात्रा, तो आरंभिक जो आपकी यात्रा के पल थे उनको हम जरूर साझा करवाना चाहेंगे आपसे। जी, जी। मैं जिस दिन पहले दिन जब साइकिल से निकला था, तो लोगों ने कहा था कि डॉक्टर तो पागल हो गया। बोले पागल हो पागल तो गया। साला पहले ही था, अब तो और बड़ा पागल हो गया है। तो बस उस पागलपंती में निकले थे यार। साइकिल पे 2 लाल से बैग टाँग के, लाल सी साइकिल थी किसी दोस्त की माँगी हुई। तो और पहला पहला पड़ाव जो था मेरा, वही स्कूल था जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। शायद आप उस दिन मेरे उस पड़ाव के हिस्से भी रहे हैं। तो वो पहला दिन आपको भी याद होगा और वो हाँ दिन हाँ। मैंने चूज़ किया था 5 सितंबर। हमारे यहाँ अध्यापक दिवस होता अध्यापक है, दिवस। तो अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेके, अपने स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद लेके हम निकले थे। सुना है यात्रा के दौरान आपकी शादी हो गई। कैसे सुना? पता नहीं, एक धन्नो नाम आता है। अरे! हाँ, धन्नो धन्नो मेरी साइकिल का नाम है भाई। हाँ, वो आपकी जो कि सहधर्मिणी है, जो जिनके साथ हाँ, आपने जीवन निर्वाह मेरा कर लिया है। मेरी जो मतलब राइड पार्टनर है, उसके बगैर तो मैं, साइकिल के बगैर तो मैं चल ही नहीं हाँ, पाऊँगा। नहीं चल उसने पाते। मेरा पिछले 7 साल से वही धन्नो जो है मेरा सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ चल रही है। तो उसी के साथ मैं अभी तक चल रहा हूँ और उसने मेरा बहुत
सहयोग भी किया है, बहुत प्यार भी दिया है, मतलब कभी रास्ते में नाराज़ नहीं हुई है वो। नाराज़ भी होती है तो कहीं होटल-वोटल में जाके होती है। ठीक, ओके। अच्छा, तो आपका पहला देश कौन सा था भारत के बाहर? श्रीलंका। श्रीलंका। हुँ, हुँ। जब श्रीलंका में पहली बार गए हैं, हुँ, हुँ। उस वक्त आपके जो मनोभाव रहे होंगे, जो अब जा रहे हैं, वो उन मनोभाव में अंतर आया होगा कि पहली बार बहुत किसी अंतर आया था। दूसरे देश एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ जब मैं श्रीलंका गया था। श्रीलंका में मेरी एक एनजीओ की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। जब मैं त्रिवेंद्रम पहुँचा तो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वहाँ पे 63 कंट्रीज़ की कोई कॉन्फ्रेंस थी। तो ओके, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था मुझे साथ में ही। तो मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके और पूरा श्रीलंका के मतलब 1 महीना पूरा ट्रैवल किया। मैंने अपने बहुत सारे क्लब से मिला मैं वहाँ पे, बहुत सारे एनजीओ से मिला। तो श्रीलंका में मुझे क्योंकि मैं त्रिवेंद्रम से गया था, तमिल से गया था, यूँ लगा लो आप साउथ इंडिया से गया था। तो वहाँ से जब आप उधर जाते हो तो आपको लगता है कि सेम-सेम ही है। हाँ, हाँ, तो मुझे श्रीलंका वैसे भी काफ़ी हद तक हमारे जैसा ही कल्चर मिला मुझे, तो मुझे ज़्यादा-सा आभास नहीं हुआ कि मैं बहुत बार आया हूँ। तो मुझे मैं घुल-मिल गया था उनके साथ 3-4 दिन में ही। अच्छा ये बताइए, आपके प्रेरणा स्रोत कौन-कौन रहे हैं? किस-किस रूप में रहे हैं? उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा तो हर रहती है सदा। समय बहुत सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है सर। जब आप समय की मार लगती है ना, तो आपको प्रेरणाएँ अपने आप ही आने लग जाती है अपने चारों आप तरफ। आने लगते हैं। हुँ, तो समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समय ने मुझे गिराया, समय ने मुझे उठाया और समय ने मेरा साथ दिया। तो मैं तो सब कहूँगा कि समय सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा मेरा। ठीक है, क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं कि आपका जो व्यवसाय था बहुत सफल था। आप पेशे से डॉक्टर थे और आपने आपका हॉस्पिटल आज था, हॉस्पिटल बड़े अच्छे से चल रहा था और सारी चीज़ें हैं। समय ने आपको हॉस्टल में रहते होटल में अपने जो आपका हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में रहते रहते कुछ कहानियां उसके साथ जुड़ी और उस हॉस्पिटल को आप छोड़कर डॉक्टर से बाबा की राह पर चल पड़े। बाबा तो मैं बाद में बना था। देखो मैं काम करने निकला था, बाबा नाम तो जस्ट एक बस सिर्फ़ नाम है। बाबा वाले करैक्टर मेरे में कुछ नहीं है, मैं बस सिर्फ़ एक सिंपल इंसान की तरह काम करता हूँ। ठीक है? ये तो नाम मेरे को मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था फ़िलीपीन में तो एक भारतीय दूतावास में गया था, वहाँ पे हमारे जो राजदूत थे, उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया, बोला डॉक्टर राज, तू तो भाई अब साइकिल बाबा बन गया। तो मैं गया जी और फ्रॉम दैट डे आई राइट डाउन कि साइकिल बाबा, डॉक्टर राज साइकिल बाबा। तो वो मैंने तब से लिखना शुरू कर दिया। जब आपने यात्रा आरंभ की थी, आप पूर्णतः निश्चित थे कैसे होगा, खासकर इकोनॉमिक को लेकर। तो वो किस प्रकार से उन समस्याओं को कैसे कैसे आपने झेला, किस प्रकार से उन समस्याओं का निजात पाया, क्योंकि आप साइकिल के ऊपर हैं। देखिए साइकिल पे हो चाहे पैदल हो, आप घर से निकलते हो खर्चा तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो मेरे को काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों से यूँ मैंने पैसा माँगने की कोशिश भी की कि यार दे दो मेरे को थोड़ा बहुत का। बट मुझे लगा नहीं कि मुझे कहीं से सपोर्ट मिलेगी। देन मुझे अपनी कुछ ज़मीन-वमीन भी सेल करनी पड़ी कि मैंने छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं। पैसा ऐसे नहीं मिलेगा तो छोड़ दूँगा तो नहीं। फिर मैंने कुछ ज़मीन-वमीन सेल की। फिर मुझे रास्ते में कुछ छोटे भाइयों ने एडवाइस दी कि भैया आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालने लग जाओ, डेली ट्रैवल करते हो उसका। मैं उससे क्या होगा? बोले उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँगे। तो फिर मैंने वो काम शुरू किया तो मुझे थोड़ी अर्निंग होने लगी। मतलब अर्निंग तो क्या है मतलब मेरा थोड़ा खर्चा 20-30% खर्चा निकलने लग गया। फिर जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो इंडियन डायस्पोरा मुझे काफ़ी सपोर्ट करने लग गया, वर्ल्ड वाइड जितना भी इंडियन डायस्पोरा है। तो इस तरह मैंने मैनेज किया मेरे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स देखा थी। था आप शायद पुर्तगाल में थे, तब वहाँ उन भाई के घर रहे हो कोरोना टाइम में। तो कोरोना, हाँ, कोरोना टाइम हाँ, में तो मैं कोरोना टाइम में आप नीदरलैंड में था। शायद यूरोप में थे, तो उस वक्त को आप थोड़ा बता पाएँ क्या क्या आपके सामने मंजर था, आपने बताया भी था जब इटली का आप जा हाँ, रहे हो। कोरोना टाइम में मैंने लोगों की घंटियाँ बजती देखी थी। जब पहली वेव आई थी तब वहाँ पे क्या था कि मैं जिन भाई के पास में रुका हुआ था, तो वहाँ पे पास में ही एक चर्च थी। तो घर चर्च थी एक, चर्च थी उसमें घंटी बजती थी। जब भी कोई एक्सपायर हो जाता था, एक बार घंटी बजाते तो दिन में 10-10 12-12 बार घंटियाँ बजती थी। हाँ, तो मुझे बड़ा वो लगा, अचंभित होता था क्योंकि अलाउ नहीं था बाहर किसी को निकलना। तो वो घंटे वाली घंटी नहीं थी, पर्टिकुलर मतलब एक अलग तरह की घंटियाँ बजती हैं वहाँ पे जब कोई डेथ हो जाती है तो।
फिर मैं भी उस भाई के पास रुका कुछ दिन, फिर मैंने भारतीय दूतावास से कॉन्टैक्ट किया कि भई मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन हुआ उससे 3 दिन पहले भारतीय दूतावास में एक प्रोग्राम था, वो कैंसल हो गया था। तो फिर ब दूतावास ने कहा कि आप इस जगह पे आ जाइए साइकिल से, और साइकिल अलाउड थी वहाँ पे, साइक्लिंग अलाउड ओके, थी ओके। रात। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने फिर मुझे एक होटल में रखा महीना, डेढ़ महीना, फिर वो वंदे भारत एक वो चलाई थी, उसके तहत मैं भारत आया। ओके। अच्छा, अपनी खट्टी-मीठी यादों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 90-92 देश अगर आप कर जाते हैं तो पता नहीं क्या-क्या आपके साथ हो जाता है। तो जो नहीं खट्टी-मीठी है, यादें हैं वो ऐसा तो ज़रूर कुछ शेयर, नहीं है, आप बहुत करते ही सारी रहे हो वीडियो। हमने आपके यादें चलती रहती हैं। सभी वीडियोज़ में देखा, आप हर तरह की चीज़ शेयर कर रहे हो। कहीं बच के निकल रहे हो, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं कोई मिल जाते हैं, लूट ले जाते हैं। इन चीज़ों अक्सर। एक्चुअली क्या होती है, छोटी-छोटी यादें हैं ना, वो आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो यादें हैं ना, जब कोई ज़िक्र चलता है, कोई होता है, तो आपके भाव के साथ निकलती जाती हैं। वैसे हर दिन एक याद होती है। मेरा एक सिंपल सा सोचना है कि 1 हफ्ते आप ट्रैवल करते हो और एक बुक पढ़ते हो, तो यू गेन मोर नॉलेज इन ट्रैवलिंग। ओके। ठीक है? तो एक्सप्लोर ट्रैवलिंग आप से ज़्यादा होता है। हाँ। हुँ, हुँ। आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले थे, जैसे एक अफ़गान भाई हैं। हाँ, तो हाँ। वो मुझे टर्की में मिले थे भाई, क्या नाम उनका, हाँ, हाँ, मिले थे भाई। पठान भाई, अफ़गान भाई नहीं, पठान। पठान भाई, हाँ, पठान भाई। पठान भाई। उन लोगों के विचार भारत के प्रति, हुँ, हुँ। आपने क्या उनको देखा कि भारत के प्रति उनके विचार पॉजिटिव थे? बिल्कुल, अफ़गान शुरू से भारत का अच्छा दोस्त रहा है। अ, अफ़गान में इंडिया ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं गवर्नमेंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया तो अफ़गानिस्तान में की अफ़गानिस्तान है। में किया है। तो इस वजह से अफ़गानी और इंडियंस का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही। और दे लाइक मतलब मूवीज़, और वो अफ़गानी 90% अफ़गानीज़ जो हैं हिंदी बोलते हैं। पाश्तो को छोड़ के भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी वो बोलते समझते हैं। हैं। तो इस वजह से बीच में गैप नहीं आता। जब आपकी लैंग्वेज सेम हो ना, तो आप एक बैरियर तोड़ देते हो। जो बैरियर हमारा लैंग्वेज एक होने की वजह से टूट गया। तो उस वजह से हमें काफ़ी प्यार मिलता है अफ़गानियों का। गल्फ कंट्रीज में आप गए हैं जब, तो वहाँ उनका हुँ, थोड़ा हुँ। एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहेंगे? देखिए यार, गल्फ कंट्री में मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई है। इवन जो गल्फ में जो अच्छे लोग हैं, जो गल्फ के लोग हैं, दे आर मोर कोऑपरेटिव देन अदर पीपल। मतलब ओके। जैसे गल्फ में क्या है कि टोटल वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो 20% है, 80% पॉपुलेशन वो बाहर की है। ठीक है? तो बाहर के लोगों में से इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा जितना गल्फ के जो शेख लोग हैं ना, नेटिव वो हैं। बोले, हाँ, वो जो नेटिव है ना, दे रियली हेल्पफुल। मतलब मैं कई बार ट्रैवल करता होता था, तो मैं जा रहा हूँ, तो फर्श से एक फरारी निकलती है मेरे सामने से 250-300 की स्पीड से, और 10 किलोमीटर दूर जाके देखता हूँ वो रुकी हुई है। ठीक है? तो वो रुकी हुई है, तो मैंने देखा जाके, उसने मेरे को रोका, जूस पिला रहा है, काजू दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है कि लो आप धक्के से प्रेशर में, कि दो लो आप, आपको चाहिएगी, रात को आपको रुकना है, क्या है? मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ आपको, मतलब पीछे आपको एक फ़ॉलो कर लेगी ओह! गाड़ी। बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, आई आई एन्जॉय माय राइड। तो ऐसे हेल्पफुल लोग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और आप मतलब आप उस तरह डायग्नोज़ नहीं कर सकते कि, और जो हमारे लोग थे, वो ही शायद अनहेल्पफुल थे। कहीं मतलब कुछ पंचर हो गया और हो गया, उनको रोकने की कोशिश करो तो नहीं रुकते वो। नहीं रुकते। तो ऐसा हर जगह हर टाइप के इंसान के अलग-अलग रूप होते हैं। आपको जो दिखाया जाता है कई बार वो नहीं होता, जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। वो दूसरा। तो ये चलता रहता है। ये इस चीज़ को हम ज़्यादा-सा अब इस मोड़ पे आके ना इन चीज़ों को ज़्यादा-सा वो नहीं करते अब। भारतीय झंडा आपके साथ है। हुँ। इस झंडे ने आपको कितना संबल दिया है यात्रा के दौरान? उन देखिए, लम्हों को इट्स ज़रूर माय बताइएगा पावर जब एक्चुअली। भारतीय झंडे को देखकर कोई राष्ट्र आपके प्रति झुकता है। देखिए, मेरा हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, और ये झंडा देखते ही सबसे पहले, "यू आर फ्रॉम इंडिया?" मैं, "या, फ्रॉम इंडिया।" "ओह! इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, द कल्चर इज़ अमेजिंग।" सो हमारे कल्चर के लिए हम पहचाने जाते हैं, हमारी मतलब विभिन्नता में एकता के लिए हम पहचाने जाते हैं, और उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। इंडियन के नाम पे मुझे कहीं दुत्कारा नहीं गया।
मुझे बहुत प्यार मिला है इंडियंस के नाम पे, इंडियन झंडे को देख के, और लोग सपोर्ट भी बहुत किया है। तो तो ये इट्स हमारे नाइस। लिए गर्व का विषय है कि बिल्कुल, डेफ़िनेटली। देखिए, मैं कहता हूँ कि इंडियन जो है, इंडियन की एक्सेप्टेंसी है वर्ल्ड वाइड। ओके, बाहर जो बिज़नेस करते हैं, स्पेशली इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे जो है जो चाइनीज़ भी बिज़नेस करते हैं, बट द लोकल पीपल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द चाइनीज़। इंडियंस को एक्सेप्ट करते हैं वो। क्यों? क्योंकि इंडियन का जो बिहेव है, जो इंडियन का एक नेचर है, वो जो मिल के वहाँ के लोकल लोगों से मिल लेते हैं वो, और एक भाईचारे के साथ रहते हैं। उसी वजह से दे आर एक्सेप्टिंग अस। भारतीय वर्ल्ड वाइड। भारतीय जी, संस्कृति अपने आप में स्थापित है। जी भैया। आप थोड़ा विभिन्न संस्कृतियों कल्चर के बारे में ज़रूर बताओ कि यूरोपीय संस्कृति आपने देखी। यूरोप यूरोपियन हमारी तरफ भाग रहे हैं अब। अपनी तरफ हम भाग रहे हैं। यूरोपियन की तरफ, हाँ, यूरोपियन हमारी तरफ भाग रहे हैं, हम यूरोपियन की तरफ भाग रहे हैं। तो ये भाग-दौड़ तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, पूरे सालों तक चलती रहेगी, क्योंकि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। दिखता है। ठीक है? तो हाँ, उनको लगता है हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हमें लगता है उनका कल्चर बहुत अच्छा है, और यही शायद वासुदेव कुटुम्बकम कर एक करने वाली एक चीज़ कर है। रहे हैं। ठीक है? तो पूरी पूरी दुनिया को एक बनाती है, और होता भी रहना चाहिए। जैसे यूरोपियन पहले बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाते थे, वो वीगन, मतलब हम तो वेजिटेरियन हो, वो तो वेगन्स होने जा रहे हैं, जो मतलब जिसमें वो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। अच्छा, ऐसा चेंज हाँ, होता जा आपको रहा हर है। लगभग यूरोप में, अब हर कंट्री में, हर सिटी में लगभग आपको एक वीगन रेस्टोरेंट मिल जाएगा अब वेरी आपको। गुड। तो ये धीरे-धीरे हमारे लिए चीज़ें बड़ी, चीज़ें बदलाव हो रही ये है। भारतीय संस्कृति की तो उपलब्धि। आप कह सकते हो, क्योंकि और स्पेशली जो है, पहले ये लोग मसाला यूज़ नहीं करते थे। हमारा मसाला पूरी दुनिया में यूज़ होने लग गया है। आप इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह, दुनिया के हर कोने में इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। उसको इंडियन रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आएँगे वो इंडियन नहीं होंगे, 99% कस्टमर वहाँ के लोकल या फिर वहाँ के लोग होंगे। ओके, तो वो इंडियन फूड बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बार हम बीच में ज़रूर चाहेंगे, आपने एक शॉट डाला था उसमें पता नहीं कितने राष्ट्रों के नाम गिनाए थे। वो ओके। मैं जो भी ट्रैवल किया वो थोड़ा-सा बता देता हूँ। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाओ, ब्रुनेई, तिमोर, चाइना। चाइना के बाद में मुझे वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो मैं इधर ओमान आ गया था। ओमान से यूएई, ईरान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की होते हुए मैं यूरोप एंटर कर गया। यूरोप के 13-14 कंट्री कंप्लीट किए, फिर यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड वगैरह आके वापस मैं यूरोप एंटर कर गया था। यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन जर्मन तो गया नहीं था। नीदरलैंड से मैं लॉकडाउन में स्टक कर गया था। वहाँ से फिर मैं भारत वापस आया, भारत से फिर मैं वापस इजिप्ट चला गया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इजिप्ट से सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाज़ी, लेसोथो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, आरसी, गैबोन, कैमरून, टोगो, बेनिन, घाना, आइवरी कोस्ट होते हुए मैं मोरक्को पहुँच गया था। मोरक्को से मैं फेरी पकड़ के स्पेन आ गया, स्पेन से पुर्तगाल, पुर्तगाल से फिर स्पेन। अभी मेरी साइकिल जो है स्पेन में ही खड़ी है। अब स्पेन में है। ये मेरा छोटा-सा रूट मैप था। ओके, ओके, ठीक है। ये सारा सारा जो ब्रह्मांड है, हुँ। हमारे लिए तो धरती ब्रह्मांड है, तो सारी धरती को नाप दिया और उसके बाद छोटा सा रूट है, तो चलो इस छोटे रूट के अभी ऊपर। आधी रहती है, जल्दी पूरी कर देंगे अगले 5-4 साल में। हाँ, हो जाएगा। तो आपका एक 10 वर्षीय योजना तो है ही, वो तो अभी हुँ। पूरी होने के बाद ये चलती रहेगी ये यात्रा। तो आपको कहाँ कहाँ इस यात्रा के दौरान समस्याएं आई हैं? मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आई, ये नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत वो है। अच्छा, ओके। ठीक है? और ये 99.99% लोग बहुत अच्छे हैं, 0.001% हरामखोर आपको कहीं दुनिया के किसी भी कोने में टकरा सकते हैं। ठीक है? वो आपकी किस्मत होती है कि आपको कहाँ टकराएँ। लोग कहते हैं कि मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा जो बैड एक्सपीरियंस है वो भी ऐसी कंट्री में हुआ जहाँ मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। ईरान वाज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। मुझे कोई हॉस्पिटैलिटी की बात करो तो ईरानियन की जैसी हाँ, हॉस्पिटैलिटी नहीं आपने है। बोला था ये बिल्कुल। हुँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। तो मैनेज कैसे होता है जब आपके सामने कोई विपरीत स्थिति आती है, तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? सबसे ज़रूरी है मैनेज करने में आपको शांत स्वभाव। आप शांत हो जाओ, 10 मिनट सोचो, उसके बाद में करने की सोचो, सब हो जाता है। रास्ते खुल जाते हैं 10 मिनट में आपके बाद से। आप जब
10 मिनट सोचोगे ना उसके बारे में कि ये हो गया, तो अब हम हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है, और शांत स्वभाव से उसको 10 मिनट सोच दो और टाइम दो अपने आप को, रिलैक्स हो, अपने आप को डीप ब्रीथ लो 2-4, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके पास रास्ते अपने आप खुल जाएँगे, आपका माइंड आपके लिए रास्ते खोल देगा। 2016 का जो डॉक्टर राज था और 2023 का जो हमारा साइकिल बाबा है, उसमें क्या परिवर्तन आया है? बहुत बड़ा परिवर्तन है भैया। मानसिक परिवर्तन, सबसे बड़ा क्योंकि जो सबसे आप मानसिक कह रहे हैं ना, परिवर्तन उसको सारे लोग सुनेंगे अपने अनुभव और आकर्षित होंगे कि ऐसा होता है। मैं एक चंचल था बहुत ज़्यादा, मतलब एक इतना चंचल था जैसे कुछ भी कर दूँगा, क्या कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और अब मैं बहुत शांत हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे मेरे से सामान आप अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, कोई छीन के भाग भी जाएगा ना, तो मेरे को इतना अग्रेशन नहीं आएगा मेरे में, ले जा यार कोई नहीं, देखते हैं, मिल जाएगा, तू ही वापस दे जाएगा। तो मतलब एक बड़ा कूल माइंडेड हो गए हैं, और एक पूरी दुनिया देख के रंग, दुनिया के रंग-ढंग जो एक मतलब मन में क्वेश्चन मार्क्स रहते थे, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स अपने आप धीरे-धीरे सबसाइड्स होते जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ नॉर्मली मैं कहता हूँ कि माइल्स नाउ माय मेडिटेशन, तो वो एक ध्यान साधना की तरह हो गया मेरे किलोमीटर अब। आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं? अ, सही बात बताऊँ तो नहीं कर पाता हूँ, रोड पे होता हूँ तो, पर ध्यान ध्यान को डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। मतलब आपका ध्यान करने का डेफिनेशन अलग हो सकता है, मेरा ध्यान करने का डेफिनेशन अलग हो सकता है। क्योंकि मैं जब राइड कर रहा हूँ, तो मैं टारगेट रखता हूँ जैसे 20 एक किलोमीटर पे जाके चाय पिएँगे, बट मैं भूल जाता हूँ। मैं अपने आप में इतना मगन हो जाता हूँ, मैं उस रोड पे इतना मगन हो जाता हूँ कि मुझे 40 किलोमीटर पे जाके याद आता है कि यार 20 किलोमीटर पीछे रह गए। तो वो भी मेरी एक कंडीशन है, मतलब वो मेडिटेशन की कंडीशन है, मैं किस कंडीशन में जा चुका हूँ। अब आप इसी से अनुमान लगा लो कि मैं ध्यान की किस कंडीशन तक जा चुका हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने ओशो डॉक्टर राज को देख रहा हूँ, नहीं, नहीं, ओशो नहीं कह सकते आप इसमें, ओशो इज़ डिफरेंट। क्योंकि आप ओशो उनको ओशो वाज़ अ दर्शन शास्त्र, मतलब वो दर्शन शास्त्री थे एक, ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे खुद को जो महसूस होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो अपने अंदर से आ गया है, एक नैसर्गिक हाँ, रूप से, प्राकृतिक रूप से हाँ, वो चीज उभर कर आ हाँ, गई कि ध्यान प्राकृतिक रूप से आपके अंदर हाँ। समा गया है। मतलब जैसे चल रहा हूँ, 2 किलोमीटर के बाद चिड़िया चहक रही है। मतलब रास्ते में, क्योंकि अभी मैं अफ्रीका में था 2.5-3 साल से, चिड़िया चहक रही है, ठीक है? मैं उस चिड़िया के साथ में यूँ करने लग जाता हूँ, उसकी आवाज़ निकालने लगता हूँ। फिर वो मेरे को फ़ॉलो करती है, बातें करती है, मतलब तो आई एन्जॉय दैट थिंग्स। और यही शायद मेरे हिसाब से ध्यान है, यही प्रकृति है, यही। आपने सही कहा। हमारा एक सेशन चलता है, उसमें योग दर्शन के ऊपर बात होती है, कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं हम उसको वही पा रहे हैं। मैं मज़े लेता हूँ। वो चिड़िया ना देखो, मैं मतलब सिंपल सी है। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होता, मेन रोड पे, लोकल रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है? वो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, च्यूँ च्यूँ कर रही है वो, मैं उसके पीछे उसी की आवाज़ निकालता हूँ। फिर वो मेरे को, मैं 1 बार करता हूँ, वो 2 बार करती है, वो 2 बार करती है, मैं 3 बार करता हूँ, फिर वो 3 बार करती है। तो मतलब उस वो एक उससे कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते उस टाइम। कई बार तो वो चिड़िया उड़ती है। देखिए आप एक चीज़ और देखिए, अट्रैक्शन देखिए उस चीज़ में। मैं उस रोड पे जा रहा हूँ, डेफ़िनेटली दुनिया जाती होगी। मैंने आवाज़ निकाली, चिड़िया उड़ के ना अगले पेड़ पे आके बैठ जाएगी, जो-जो मैं चलता जाऊँगा, फिर अगले पेड़ पे आके बैठ जाएगी। तो ये क्या है? ये तो मतलब इससे बड़ा एकदम अमेजिंग मेडिटेशन, है इससे बड़ा कि ध्यान चिड़िया कुछ आपके नहीं है। साथ यात्रा कर रही है। हाँ, ये होश मतलब योगी हैं। ये ये ऐसा होता है बहुत बार। ओके। तो हाँ, ये तो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपको, मेरे को नहीं पता ध्यान क्या होता है, मेरे को नहीं पता कि मेडिटेशन क्या होता है, मेरे को नहीं पता कि योग क्या होता है, समाज क्या होता है। पर मैं जो उस पल को एन्जॉय कर रहा हूँ, वो पल शायद किसी को एन्जॉय करने को नहीं मिलता नहीं होगा। मिलता, नहीं मिलता। और हुँ, आज ये भाग दौड़ भरी जिंदगी शायद आप हम काफी हद तक देख चुके हैं, और आप अपनी मस्ती में होते हैं, उसको आपने आपने महसूस किया है। आप बता रहे हो तो उनको, उन शब्दों को सुनकर शायद हम रोमांचित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि जब आप जा रहे हैं, चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आपके साथ साथ वो यात्रा कर रही है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा, और मैं आई ट्रूली टेल यू, मतलब मैंने बहुत सारी बार, मैं 1-2 बार तो मैंने वीडियो में उसको हाँ। सुनाने की कोशिश भी की है कि ये देखिए मैं बोल रहा हूँ, फिर वो बोलती है, मैं बोल रहा हूँ, फिर वो बोलती है। तो जैसे वार्तालाप हो रही हो हमारे बीच। आप ये वीडियो बनाते हैं, सारी एडिटिंग का टाइम कहाँ निकालते हैं, क्या करते हैं एडिटिंग के लिए? काफी अच्छी एडिटिंग है, निकल एकदम जाता है। अव्वल दर्जे की एडिटिंग हमें नजर आती है।
एक्चुअली क्या हूँ, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं रहा हूँ कभी, और प्रोफेशनल कुछ रहा नहीं हूँ। ये रास्ते में ही चलते चलते मैंने एडिटिंग सीखी है, रास्ते में चलते चलते ही मैंने वीडियोग्राफी सीखी है। और बस रास्ते में रुकता हूँ, जैसे शाम को रुक जाता हूँ, या फिर कई बार क्या होता है वीजा के लिए एक हफ्ता वेट करना पड़ता है, तब 2-4 वीडियो एडिट कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। इसी वजह से शायद मेरी फैमिली जो है इतनी बड़ी नहीं हो पाई कि मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। नहीं, फोटोग्राफर तो आप रहे हैं, मुझे आपका ये इतिहास पता है कि फोटोग्राफर आप एक अव्वल दर्जे के फोटोग्राफर रहे हैं, लेकिन वीडियोग्राफी मीन्स एडिटिंग वाला मामला नहीं जुड़ा था। ये आपने इस जैसा कहा एक्चुअली कि समय आवश्यकता गुरु है, आविष्कार की जननी है, समय गुरु उसने है। हमें सिखा दिया, हाँ हाँ, आवश्यकता ने सिखा दिया। ठीक है ठीक है। आप तो यूरोप और अफ्रीका दोनों में गए हैं, अफ्रीका का कल्चर देखा है और यूरोप का कल्चर देखा है, तो दोनों को क्या बयां कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शायद अलग अलग रहेंगे। देखिए मुझे ना ज्यादा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने, किसी चीज में डीप जाके देखोगे ना, तो यूरोप में अफ्रीका के ऊपर यूरोप का साया रहा है। अफ्रीका पे यूरोपियन ने काफी लंबे टाइम तक राज किया है, तो उस वजह से वो जो अफ्रीकन लोग हैं वो दे ट्राई टू बी लाइक यूरोपियन, वो यूरोपियन की तरह बनना चाहते हैं। अपने भी जैसा जैसे चाहते हैं। हाँ, तो पर वो बन नहीं पाते। उन लोगों का मतलब, अफ्रीका को आप थर्ड वर्ल्ड कहते हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है भी। उनका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं है जिस हिसाब से हम, मतलब कुछ कंट्रीज को छोड़ दो आप, ठीक है। तो वो मतलब जैसे उनको 100 रुपए आप काउंट करने के लिए दे दोगे, अगर आपने 5-5 के नोट दे दिए, 10 का दे दिया, 5 का दे दिया बीच में, तो वो काउंट भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कंडीशन है बहुत सारी जगह पढ़े लिखों की। और ट्राइब्स से भी आप मिले हैं इस दौरान, काफी बहुत सारी ट्राइब्स का। ट्राइब्स से मिला हूं, ट्राइब्स का तो हाँ, ट्राइब्स का लाइफ तो देखा मजा ही तो। अलग है। दे आर अमेजिंग यार, वो बहुत अमेजिंग लोग हैं। उन लोगों से तो जन्नत जैसी है उनकी लाइफ। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास लाइट है, तुम्हारे पास बिजली है, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा है। मैंने ऐसे ऐसे देखा, उनके पास छोटी छोटी मार्केट लगाते हैं, वो गाँव में सब्जी बेचने आते हैं, कुछ गाय बेचने आते हैं। तो वो शाम को, पहले दिन शाम को 4 बजे चलते हैं अपने घर से, और अगले दिन सुबह जाके वो उस मार्केट में पहुंचते हैं, पैदल चलते चलते। पैदल रास्ते चलते में चलते। उनको जंगल में से निकलना भी पड़ता है। तो ऐसी ट्राइब्स हैं अभी भी वहां पे बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, आपने इस ट्रेवलिंग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको थोड़ा सा आपने काफी बताया है, लेकिन एक बस सिर्फ एक शब्द में मैं इस चीज को पूरा करना चाहूंगा, दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपने उस खूबसूरती को पा लिया अपने अंदर दुनिया की यात्रा करके, क्योंकि आपका नजरिया अब खूबसूरत हो चुका है। एक नशे की प्रवृत्ति आपने हिंदुस्तान में भी देखी, दुनिया भर में भी देखी होगी। खुद ने भी देखी। वो तो चला गया, क्योंकि अब खूबसूरती आ गई है। हाँ, खुद ने भी देखी है और उससे निकले भी हैं आप। तो इसको किस प्रकार से आप बयां कर पाएंगे, खुद का देखिए। देखिए मैं एक सिंपल सी चीजें बताता हूँ। परिस्थितियां इंसान को बदलती रहती हैं, ठीक है। इंसान की विल पावर होनी चाहिए, इंसान की सोच होनी चाहिए कि वो इन प्रवृत्तियों से या फिर इन परिस्थितियों से निकल पाए, ठीक है। कुछ लोगों को रास्ते मिल जाते हैं, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो ये आपकी किस्मत है, आपके आसपास आसपास के वातावरण पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रह पाता है। और ये सारा चीजें आप जब नशे के आदी हो जाते हो, तो आपका अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट वो जो होता है ना, कंट्रोल नहीं रहता। आपकी विल पावर डाउन हो जाती है, आपकी मेमोरी जो है उस लेवल की नहीं रहती है। उसका बहुत बड़ा फर्क रहता है। तो हमें ही हमारे समाज को सुधारना है। तो अपने आप से बंदा, जब जो भी नशा का आदी है, वो अपने आप से जिस दिन क्वेश्चन कर लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो छोड़ देगा। छोड़ देगा। लेकिन अमूमन देखने में आ रहा है कि नशा लील रहा है, खासकर अपने अब। उसके पीछे एक लॉबी है बहुत बड़ी दुनियादारी में। नशे नशा एक लॉबी का भी काम है ना, कि
छोटा बड़ा जो है छोटे को नशे पे लगाएगा और उसको थोड़ा थोड़ा नशा देता रहेगा, अपना काम निकालता रहेगा। वो एक जो चैन बनी हुई है ना, नशा बेचने वाले और नशा करने वाले में, उस चैन को तोड़ना जरूरी है, नशे को तोड़ना जितना जरूरी नहीं है। वो जब जिस दिन वो चैन टूट गई ना, आदमी को देखो, नशे वाले को 24 घंटे में माल मिलता रहेगा, वो यूज करता रहेगा। अब ये चैन ही खत्म कर दी, उसको माल ही नहीं मिलेगा, वो 4 दिन तड़फेगा, 10 दिन तड़फेगा, 15वें दिन उसको अपने आप ही ये आइडिया आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा था। ठीक है, तो मैं जहां तक लोग कहते हैं कि नशे वाले को दुदकारते हैं, मैं तो दुदकारता हूं जो नशे की सप्लाई करने वाला है उसको। आपको वो चैन छोड़नी जरूरी है, वो चैन को खत्म करना जरूरी है। नशे करने वाले से इतनी दिक्कत नहीं है, नशा बेचने वाले से जितनी दिक्कत है। अच्छा, यूरोप में कितनी बड़ी समस्या है, आपने देखा हो? यूरोप में नशा अलग तरीके का है। मैरिजुआना जो अपने यहाँ पे सुल्फा सुट्टा बोलते हैं जिसको, हाँ। वो उन्होंने लीगल भी कर रखा है और उसके एडिक्शन ज्यादा है। और बाकी यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। बहुत सारी कंट्रीज में जो है नाइट क्लब वगैरह में मिलता है। यूरोप से ज्यादा यूएस वगैरह में नशा ज्यादा है। क्या अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ ऐसा देखने को मिला? ये जो सुल्फा है ये पीते हुए आपको मिल जाएंगे, बाकी नशे थोड़े कम है नाइजीरिया को छोड़ के। नाइजीरिया में कैसा है? नाइजीरिया में नशा है, वो सप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड। नाइजीरियन यहाँ भी आते हैं काफी इसी देश मतलब से। एक दो कंट्री और भी ऐसी, पर वो इतना लाइमलाइट में नहीं है। और बताइए भैया। तो हम अपने युवाओं को कैसे बचाएं? बात यह है, हमारे आगे समस्या है बड़ी। आपने एक तो कहा कि उस चेन सिस्टम को तोड़ दो। चेन सिस्टम वो चैन तोड़ना, सिस्टम टूट गया, वो चैन सिस्टम टूट गया, उसी दिन नशे से बाहर आ जाएगा। कैसे टूटे वो? बात थोड़ी ही है, अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी व्यवस्था हो। प्रशासन तोड़ने पे आए तो आदमी को तोड़ देता है, वो तो चैन ही है। वो चैन, सही कह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन इसके पीछे उपस्थित रहता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो मार्केट है ना नशे की, ये बहुत बड़ी मार्केट है। प्रशासन इसको जल्दी से तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका शेयर बेसिस 1 करोड़ रुपए की चीज उसमें लगा कुछ नहीं है। देखिए, एक यूं लगा लो आप, एक नशा है, ये नशा 1 करोड़ रुपए किलो बिक रहा है। उसकी जो लागत है वो सिर्फ 5-10 हजार रुपए है, पर उसका प्राइस 1 करोड़ तक जा रहा है। तो वो 1 करोड़ में से किस किस का हिस्सा जाता है, ये देखने वाली बात है। उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ये अक्सर समाचारों में हम पाते हैं इन चीजों को। शासन, उसमें शासक और प्रशासक दोनों लिप्त हैं, बिल्कुल लिप्त हैं। ठीक है, और जब तक शासक और प्रशासक लिप्त रहेंगे वो चैन नहीं टूट पाएगी। चैन नहीं। तो यही सबसे बड़ी है, क्योंकि वो देखिए, नशा तो सिर्फ वो 10-20 हजार का ही है, उसको 1 करोड़ में बेचने का रीजन क्या है? सिर्फ यही तो है ना कि सबने अपना अपना हिस्सा बांट रखा है भैया, और कम मैं नहीं लूंगा तो बेचो महंगे में। नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर देखें, हाईएस्ट कहाँ और लोवेस्ट कहाँ, और उसके अनुभव जरूर शेयर कीजिए। सहारा डेजर्ट में हाईएस्ट रहा, अभी पीछे से मैं एक दिन बच गया था बड़ा मुश्किल से। और लोवेस्ट में ईरान के आसपास, आर्मेनिया के आसपास -20 से लेके +50 तक मैंने झेल चुका हूँ। अच्छा, तो क्या जब ज्यादा गर्मी थी तो कैसा आपको सहारा के अंदर है वो, आप कह रहे हैं? देखिए, सहारा में एक दिन में फंस गया था, मैं चला था तब 30 डिग्री टेम्परेचर था, 3 घंटे बाद में 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। सडनली सैंडस्टॉर्म आ गया सामने से, तो आई फील कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो रही है। तो मैंने एक क्या बोलते हैं आपका, संतरा की वो पार्ट ले लिया और रखा जिम में, इतने में वॉमिट आ गई। देन आई कॉल, मैं पिछले शहर में था तो मुझे एक भारतीय का नंबर था मेरे पास में, मैंने उनको भाई को फोन किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी, आप टैक्सी भेज दो, मैं वापस आ रहा हूँ। 50 किलोमीटर जा चुका था मैं। तो उन्होंने टैक्सी भेजी 2-2.5 घंटे, क्योंकि वहां पे कहीं पेड़ पौधा तो है ही नहीं, सहारा में डेजर्ट है। डेजर्ट में फिर मुझे एक टावर दिखा, और जब आया उसने मेरे को पानी पिलाया, ड्राइवर ने, जो टैक्सी ड्राइवर आया था, उसने पानी पीते ही मेरे को वोमिट आ गई, और उसके बाद में मैं गाड़ी में बैठ के अनकॉन्शियस हो गया।
डिहाइड्रेट। फिर वो 20-30 किलोमीटर जाने के बाद मुझे होश आया। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे किसी होटल में छोड़, गेस्ट हाउस में छोड़ दे और मेरे को 5-6 पानी की बोतलें ला दे। तब तक मैंने मेडिसिन दोबारा ली और सो गया मैं। तो ऐसा हो जाता है। डॉक्टर होने का कहीं ना कहीं फायदा साथ रहता ही रहता है। ठीक है। और ठंडे इलाकों में आप ठंडे इलाकों में तो चल जाता है, आपके पास अगर स्टफ सही है ठंड का तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ किस किस प्रकार से आपने -डिग्री, क्योंकि अपने तो बॉडी अलाउ नहीं करती है, अपना एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रहा है इसको, आपने भैया कैसे? आप प्रॉब्लम क्या होती है ठंडे में, आपके पास अगर इनर वियर सही है, आपके पास पूरा जो कूलिंग का स्टफ सही है तो आप सरवाइव कर सकते हो। थोड़ा सा लगता है मुंह पे, फेस पे, पर ये स्किन वुकिन जल जाती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब मरने वाला कोई सिस्टम नहीं होता अगर आपके पास सिस्टम सही होता। ठीक है। आप एक बड़े उद्देश्य को लेकर चले, मैं उसी के ऊपर आता हूँ अब, और उसके ऊपर आप अपना जरूर बात रखना कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, उनको लेकर शायद दुनिया इतनी चिंतित नहीं है। हम पॉलीथीन को देख लें, या जो रॉ मटेरियल जिस प्रकार से यूज किया जा रहा है, खासकर फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल निकलता है और उसको दुनिया द्वारा यूज किया जा रहा है या कहीं डिस्पोज नहीं हो पाता, तो उसको लेकर राष्ट्रों की चिंताएं किस प्रकार की हैं? आपने विभिन्न देशों में जाकर देखा तो उनके जो पैमाने हैं क्लाइमेट को लेकर, तो वो आप जरूर बताइए। देखिए मतलब सबसे बड़ा तो क्लाइमेट चेंज एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ आपको। पिछले पिछले 2 महीने में, जेठ का महीना था हमारे यहाँ, जेठ का महीना कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ना, ठीक है, जेठ का महीना था तो अनुमान है, जेठ का महीना था तो सॉरी डिस्टर्ब, हाँ इजी 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 इजी, कोई नहीं। वो भाई चाय वाय पिलाना, भाई भी तो 1 घंटा हो गया, कुछ ठंडा वंडा बस कहना मिल गया यार। हाँ, भाई हमें बैठे पता है हैं मेरे कि पास में, आपसे मिलने आ रहे हैं, आप आए हो तो लगातार मिलने आ रहे हैं, हमें भी टाइम मुश्किल से मिला है, ये बात तो सही है कि भाई आपके पास। आधे घंटे से मेरे मुंह की तरफ ही देख रहा है कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं तो मतलब चाय के लिए भी नहीं बोल पाया, इतनी देर से आपसे वार्तालाप करते हुए मगर कहीं आपकी हाँ कंटिन्यूटी ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, जरूरी। देखिए इस बार जो है हमने जेठ के महीने में गर्म लुएं चलती थी, इस बार कहीं नहीं चली है। नहीं, लू और नहीं मैं आई। हाँ, और मैं परसों कल ही मैं जो है सालासर गया हुआ था, मतलब राजस्थान गया हूँ, तो राजस्थान से गया हूँ और वापस आया हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं गर्मियों में राजस्थान में आया हूँ। पूरा पूरा राजस्थान ग्रीन था और ये पीक का टाइम, पीक और टाइम है। अभी तक प्री मानसून का टाइम भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है। इसके प्रभाव आपने कहाँ कहाँ देखे? ये तो हर बहुत, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्या क्या प्रभाव आपको जो दिखाई दिए हैं? सर आप मतलब प्रभाव को डिफाइन नहीं कर पाओगे, इतने इतने चेंजेस हैं। मैं अभी पीछे स्पेन में था। स्पेन में नॉर्मली मतलब स्पेन के अपर साइड में बर्फ आराम से पड़ती रहती है, ठीक है, और इन दिनों जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है। वहां इस बार बारिश नहीं थी, बर्फ नहीं थी, दिखने को नहीं मिलती थी। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बड़ा। और हाँ, और जहां पे बर्फ नहीं पड़ती थी वहां बर्फ पड़ रही है। जैसे अब जैसे दूर क्यों जा रहे हो यार, इंडिया में देख लो, पठानकोट तक में भी बर्फ पड़ी है पिछले हाँ, 2-3 आपकी बार साल। पठानकोट तक आई है, और शायद एक सऊदी अरब का भी हमने सुना था कि वहाँ बर्फ है। सऊदी अरब में क्या होता है कि वो मिस्ट होती है, वो मिस्ट जम जाती है, वो एक्चुअली यूरोप से आती है, वो एक अलग हिस्सा है। बट यहाँ पे तो प्रॉपर स्नोफॉल हुआ है। हाँ, यहाँ प्रॉपर पठानकोट में आपकी बार हुआ है, ये काफी ठीक है, अच्छी। तो ऐसे बदलाव तो आ ही रहे हैं। ठीक है, और डिपेंड, मैं फिर वही प्रशासन और शासक की बात पे फिर आता हूँ। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है रवांडा। रवांडा एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, उन्होंने पॉलीथीन को बैन कर दिया। आज 14 ईयर हो गए हैं, कंट्री के अंदर पॉलीथीन नहीं दिखेगा आपको एक भी। अरे वाह, ये तो बड़ी, एक देश रवांडा जैसा अफ्रीकी हाँ, देश जब कर सकता है, दूसरे हाँ, देशों के और पास। जिसमें एयरपोर्ट पे भी अब अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी मतलब प्लास्टिक का चीज अंदर अलाउ ही नहीं है कंट्री के। वहीं पे एयरपोर्ट पे आपसे वो रिमूव करवा देंगे और वहीं पे रख देंगे। और पूरे देश में कहीं पे भी कोई प्लास्टिक की चीज यूज नहीं होती, स्पेशली पॉलीथीन या फिर ये चीजें। इवन जैसे एलईडी आती है, उसमें वो जो टिम वाले आते हैं ना, वो भी अलाउ नहीं करते वो। तो आप देखिए ना,
अगर विल पावर है तो सब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा मतलब आज के दिन अगर मैं सबसे बड़ी रोड़े की बात करूँ ना, तो ये जितनी भी एमएनसीज है, कोका कोला, पेप्सी, ये जितनी भी मतलब जो प्लास्टिक की बोतलें यूज करती हैं, पानी की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें, सबसे पहले बैन इन पे लगना चाहिए। ओके। इनको बोलो कि कंच की चीजें यूज करो, आप आधा पोल्यूशन मतलब स्पेशली सी का पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। समुद्रों को भी आपने दूषित देखा है क्या? बहुत गहराई तक। अच्छा, किस प्रकार से? आप देखिए, मैं अभी पीछे उसके मतलब अफ्रीका से यूरोप में एंटर कर रहा था, तो मुझे नॉर्मली समुद्र के अंदर प्लास्टिक की बोतलें तैरती दिख रही थी। अच्छा, बड़े मास से उस पे। हाँ, मतलब आपको हर एक आधा किलोमीटर में कोई ना कोई 2-4 बोतलें दिख जाती थी। तो अब यूँ चीज़ लगा लो कि समुद्र के बीच में हूँ मैं, तब भी 2-4 बोतलें दिख रही है, तो मतलब पॉल्यूशन तो हो चुका है। सारे समुद्र में फैल चुका है। ओके। विभिन्न देशों की चिंताएं क्या है, अगर आपने देखा हो किसी पर्यावरण को में? कोई चिंता ही नहीं है, सबको अपना बिज़नेस करना है, ठीक है? बड़े लेवल पे एक मोटा पैसा खाना है, जो कि इसके नाम पे खाया जा रहा है। सच्चाई में चिंता डेवलप कंट्री कहती हैं कि हम हमारे यहाँ तो पॉल्यूशन नहीं है, वो अपना सारा माल प्रोड्यूस डेवलपिंग कंट्री से करवा रही है, ठीक है। अच्छा, अनडेवलप्ड कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां से वो लोग माल निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, वहां वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अनडेवलपिंग को डेवलपिंग में लेके जा रहे हैं, डेवलप वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं है, तो सबका आपस में यूं है, सब दूसरे के ऊपर ऊपर ठोक डाल रहे हैं कि मैं नहीं, तू कर रहा है, तू नहीं, तू कर रहा है। ये तो चलता रहेगा ये। और मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले कुछ साल तक भी ये लोग सुधर पाएंगे। ठीक है। मैं अभी 5 मिनट और साथ रहना हमारे, फिर आप, हमें पता है अतिथि आए हैं तो उनका सादर करोगे आप। समझदार को वो भी इंतजार में है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या दुनिया को राजनीतिक लीडर्स की जरूरत नहीं है, आर्थिक लीडर्स की जरूरत नहीं है, सामाजिक लीडर्स की जरूरत है? देखिए, राजनीतिक लीडर की भी जरूरत है, सामाजिक लीडर की भी जरूरत है, और आर्थिक लीडर की भी जरूरत है, पर जरूरत के हिसाब से दुनिया नहीं चलती, दुनिया के हिसाब से जरूरत चलनी चाहिए। यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को मत मॉडिफाई करो ना, चीजों के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करो। ठीक है, कहीं ना कहीं सामाजिक लीडर नहीं पनप रहे, मेरा क्वेश्चन ये है। पनपने भी नहीं देंगे जब तक। देखिए, हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी मैं भाई से बात कर रहा था, एक मेरे भाई थे गांव में, तो दो चीज होती है, एक होता है व्यापारी और एक होता है उद्योगपति, ठीक है। अब हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे टाटा को ले लीजिए, आपको ले लीजिए, ये है व्यापारी, ये है उद्योगपति। दे जनरेट्स द थिंग्स, दे ट्राई टू बी की सब पूरी दुनिया का हमारा भी पेट भरे, वो मतलब कुछ करने के लिए चलते हैं। एक होता है आपका बिजनेस में व्यापारी मतलब जिसको व्यापारी बोलोगे। अब आप अंबानी लगा लो, आप ये जो आजकल 2-3 नाम बड़े बड़े उछल रहे हैं, ये कोई भी लगा लो, ये है व्यापारी। अगर इनकी एक प्लांट यहाँ पे चल रहा है, उसमें 1000 लोगों का रोजगार है, ठीक है, उनको 10% नुकसान हो गया, वो 1000 लोगों के रोजगार को फेंक के बाहर मारेंगे। व्यापारी आदमी है, बोले बंद करो, आगे और खोलेंगे, यहाँ से छोड़ के अगले चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि व्यापारी और उद्योगपति किसको चूज करना है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट्स को भी यही चूज करना है कि व्यापारी को प्रमोट करोगे या फिर उद्योगपति को प्रमोट करोगे। ओके, गवर्नमेंट्स तो शायद अपने फायदे को ही सिलेक्ट करती है। तो वहां पे गवर्नमेंट किनकी है? हमारी। और उद्योगपति हमें हमारा फायदा देगा, व्यापारी कभी हमें फायदा नहीं देगा। तो बातों को उलझाने में तो सब लोग उलझाने के लिए तैयार रहते हैं, मैं भी उलझा दूंगा, आप भी उलझा दोगे, कोई 4 वर्ड और निकाल के ले आएगा, पर कटु सच्चाई यही है कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, अब तक आपने कहाँ कौन से मंच साझा किए हैं? मैं तो अपना हाथ जोड़ता हूँ
अपनी मस्ती में रहता हूँ, चलता रहता हूँ। और आपको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है, तो देश विदेश में। मुझे सही बताऊं तो मुझे कोई फर्क सा नहीं पड़ता उन चीजों से। मुझे सोशल मीडिया से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यूज़पेपर में आता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे टीवी में आने का मौका मिलता तो भी मुझे ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस एक धुन है, अपनी मस्ती है, बस उसी में मजेदार है। फिर आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि मैं बाबा नहीं हूँ। मस्ती है ना वो, बाबा नहीं हूँ बट मस्त हूँ। हाँ, बाबा बाबा नाम मस्ती का है। आप कह सकते हो हाँ बट हाँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। मस्त हो। ठीक है, तो आप हमारे व्यूवर्स को, या हम कहेंगे ये व्यूवर्स तो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसको हम आगे वो करेंगे, बाहर निकालेंगे इस वीडियो को। जब इसकी आवश्यकता मीन्स 1 महीने बाद इसको हम बाहर निकालेंगे, तब तक इसको रखेंगे। तो जो भी इसको देखेंगे सुनेंगे, तो उनके लिए साइकिल बाबा का मैसेज क्या है? इतना ना तनो की ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ। अरे बांस सा झुकना सीखो, धरती से मिलना सीखो, धरती से मिलना सीखो। वाह! तो हमारे जो बाबा का है वो कवि फूट गया है। क्या लिख लेते हो बीच बीच में? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा बस अच्छा। कुछ शब्द हैं जो काफी सालों से दिमाग में घूमते हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चलो, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत ही एक खूबसूरती ये हमारा साक्षात्कार रहा है। और आपकी इस खूबसूरती को मैं उस कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहाँ इसकी आवश्यकता है। थैंक यू, थैंक यू सो धन्यवाद मच। भाई। ठीक है, मिलते हैं। ओके। तो दोस्तों, आज आप मिले डॉक्टर राज से। उन्होंने यात्रा की, देखिए किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को देखा। उन्होंने कहा मैं चंचल था, आज मैं शांत हूं। वो चंचलता कहाँ चली गई? उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ने की बजाय एक्सप्लोर करना पसंद करूंगा। ये सबक है, उन सबक को हमने जीवन में ढालना है कि घर के अंदर नहीं है, बाहर निकलिए, दुनिया है, इंतजार कर रही है। उन्होंने मैनेजमेंट की किस प्रकार से दूसरे लोग जब उनके सामने विपरीत परिस्थिति आती है, उन्होंने उनका सामना किया। टेम्परेचर विपरीत आते उनका सामना किया। तो ये जब विपरीत परिस्थिति आती है, कैसे सामना करना पड़ता है, इसका तभी पता लगता है। उन्होंने कहा समय सबसे बड़ा गुरु है, इससे बड़ा और कौन होगा। और वो कह रहे हैं कि मैं जैसे बाहर निकलता गया मुझे मजा आता गया। और जब वो कहा कि डॉक्टर पागल हो गया, जिसने जो पागल हुआ, जिसने गल को पा लिया, उसी ने जीवन को पाया है। तो इसी प्रकार के इंटरव्यूज हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, दुनिया के विभिन्न अनुभवों से आपको परिचित कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। श्री कृष्णा मानव शक्ति केंद्र पर न्यू लर्निंग्स के साथ, नए नए अनुभवों के साथ, नए नए व्यक्तियों के साथ हम मिलते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, अगले इंटरव्यू में नई शख्सियत के साथ।